हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड वन कॉन्सेप्ट डे सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया की इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रेटजी क्या है, स्पेशली टू सेव द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। और साथ ही साथ जानेंगे क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन ओशन रीजन की पूरे दुनिया के देशों के लिए। इंडियन ओशन रीजन के कंटेक्स्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही वेल नोन फैक्ट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नेशंस दोज रूल्ड 19th century have control over Atlantic Ocean. Nations those ruled in 20th century have control in Pacific Ocean, and the nations those have control over Indian Ocean about to rule in 21st century. और यही एक बहुत कारण है कि वेस्टर्न नेशंस की बात करें, चाइना की बात करें, सभी देशों का जो इंटरेस्ट है वो इंडियन ओशन रीजन में है। आज ग्लोबल ट्रेड की बात करेंगे तो तकरीबन 40 to 45% ग्लोबल ट्रेड जो है वो इंडियन ओशन रीजन के माध्यम से ही होता है। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन के माध्यम से हो रहा है। और 62% के आसपास जो ग्लोबल जीडीपी है दैट डिपेंड्स ओवर इंडियन ओशन रीजन। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल यहां पर इंडिया को एक जो है एक एडवांटेज है, ज्योग्राफिकल जियोपॉलिटिकल एडवांटेज है कि भाई हमारी लोकेशन जो डायरेक्ट हमारी बाउंड्रीज है वो इंडियन ओशन रीजन के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए भारत की क्या स्ट्रेटजी रहेगी या क्या भारत ने स्ट्रेटजी बनाई है, अभी तक क्या जो स्टांस है भारत की तरफ से लिए गए हैं, इंडिया की तरफ से लिए गए, इन्हीं को हमने समझना है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया की जो इंडियन ओशन स्ट्रेटजी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड 3 प्रिंसिपल आइडियाज। फर्स्ट, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम बाउंड्रीज, जो भारत की मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं उनको कैसे सिक्योर किया जाए। हाफ ऑफ इंडिया जो है वो आपका सी शोर रीजन के साथ कनेक्ट है, मेजरली विद इंडियन ओशन रीजन। एक तरफ से अरेबियन सी है, दूसरी तरफ से ईस्टर्न पार्ट में आपके वे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो हमारा पूरा ही ये जो क्षेत्र है यहां पर मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। टेररिज्म जैसी समस्याएं या कल को पायरेसी की जो समस्या है वो बढ़ सकती है। हालांकि इंडिया में अभी तक हमारे बाउंड्रीज में नहीं है, बट ध्यान नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है पूरी गुजरात से लेकर बे ऑफ बंगाल तक हमारी बनी रहे, और इसके लिए भारत जो है हमारी नेवी जो है बहुत एक्टिवली काम कर रही है। ठीक है, सो और साथ ही साथ जितने भी आपके मैरीटाइम नेशंस हैं उनके साथ भी हम अपने संबंधों को बेटर करें, और इसको भी समझेंगे स्टूडेंट्स आगे। फर्दर है एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन दिस होल रीजन। सभी देशों के साथ ट्रेड और कॉमर्स को भी कैसे बेहतर करना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एंड इसके अलावा चाइना का जो एक्सपेंशन बढ़ रहा है थ्रू वन बेल्ट रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, ठीक है, और लगातार इंडियन ओशन रीजन में अपनी पकड़ को चाइना मजबूत कर रहा है, कैसे इसे काउंटर किया जा सके। ठीक है, तो हमारी जो इंडियन ओशन स्ट्रेटजी है वो इन्हीं 3 प्रिंसिपल आइडियाज के सराउंडिंग में घूम रही है। सबसे पहले जानते हैं भाई चाइना का जो 2 पॉलिसीज हैं। पहला है आपका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। यू कैन सी थ्रू दिस मैप कैसे चाइना पूरी दुनिया के देशों के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहां से सीपेक के माध्यम से देन फर्दर यहां से सीपेक के माध्यम से कनेक्ट हो रहा है, और इस प्रकार से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की चाइनीज स्ट्रेटजी है भारत को घेर रहा है। यू कैन सी थ्रू दिस मैप कि भाई ये ग्वादर पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी है, मालदीव्स में भी पोर्ट ले लिए हैं भाई अब तो। इसके अलावा श्रीलंका का हम्बनतोटा पोर्ट ऑलरेडी यहां पे पोर्ट्स बिल्ड कर चुका है। देन चटगांव पोर्ट है आपके बांग्लादेश में, देन यंगून में पोर्ट बना चुका है। इसी के साथ फर्दर कनेक्टिविटी स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए हेनान प्रोविंस ऑफ चाइना बढ़ रही है। और ये एक जो वे है ना सिर्फ इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हम कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो चाइना को बहुत ज्यादा इससे फायदा है। अभी चाइना ने एक अलग रूट बना लिया भाई, यंगून से सीधा एक कॉरिडोर बनाया है चेंडुंग प्रोविंस तक। तो कह सकते हैं कंप्लीटली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी के माध्यम से इंडिया को घेरे हुआ है। इसके अलावा सेकंड हमने बात की भाई आपका वन बेल्ट रोड वन इनिशिएटिव। तो इंडिया का सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में ही नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, हमारा मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ, सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ और मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ दोनों में इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है। अगर चाइना का एक्सपेंशन इस रीजन में ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जैसे ईरान का एग्जांपल हम यहां ले सकते हैं कि भाई ईरान में लास्ट ईयर हमारे हाथों से जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट चला गया और चाइना ने यहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ
अभी यूएई में संबंध अपने बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, सेंट्रल एशिया में पकड़ बहुत मजबूत है एससीओ की वजह से भी, शंघाई कोऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी, ठीक है, जहां पर चाइना बहुत ही ज्यादा पावरफुल अपनी जड़ें ऑलरेडी बना चुका है। सो कहीं ना कहीं अब इंडिया को भी इसके काउंटर करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन के कंटेक्स्ट में। तो क्या कुछ अभी तक इंडिया ने किया है उसे ही समझेंगे। सबसे पहला है आपका नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। सो इन ऑर्डर टू काउंटर द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना, भारत ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई जिसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड। तो ये आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से कनेक्टेड है। पूरे तरह से हमने भी एक गार्लैंड की फॉर्म में चाइना को घेरे हुआ है, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट हमारे ईरान से शुरू करेंगे। ईरान में हमारे पास छाबार पोर्ट है, एंड देन फर्दर हमारी कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के माध्यम से रोड और रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी हुई है, ठीक है। यहां पर तजाकिस्तान में हमारे पास फारकोर एयरबेस जो है वो मिलिट्री एयरबेस भारत ने बिल्ड किया है। इसके अलावा मंगोलिया में पहुंचते हैं। मंगोलिया में अभी रिसेंटली ही भारत ने पहला मंगोलिया का मंगोल ऑयल रिफाइनरी के लिए एलओसी दिया, और ना सिर्फ एलओसी दिया है, उसे डेवलप भी कराया है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मंगोलिया में यूरेनियम के बेसिस बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहां पर डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा हैं, और 2009 में इंडिया ने एक सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था मंगोलिया के साथ, ताकि इन डिपॉजिट्स को आगे फर्दर जो है भारत भी इनका फायदा ले सके, यहां पर जो है फर्दर रिफाइनरीज बना सके, यहां पर जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर सके, न्यूक्लियर रिएक्टर्स यहां बना सके, ठीक है। तो कह सकते हैं भाई मंगोलिया के साथ भी हमारे संबंध बेहतर हुए हैं। देन फर्दर मूव टुवर्ड्स हम बात करेंगे जापान। तो जापान के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है और बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। क्वाड में हम दोनों ही इंडिया और जापान सदस्य हैं, क्वाड संस्था में, क्वाड ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका जापान कर रहा है, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी डेवलप कर सके। साइंस एंड टेक के क्षेत्र में हम काफी ज्यादा सहभागी हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस हमारे बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, एंड एक कॉमन चीज है कि भाई जैसे इंडिया के डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, जापान के भी डिस्प्यूट्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम जापान और इंडिया को नजदीक लाने का एक बहुत बड़ा कारण है। देन हम बात कर सकते हैं देन वियतनाम, ठीक है, वियतनाम का एग्जांपल हम ले सकते हैं। भाई वियतनाम के साथ हमारे संबंध बेहतर हुए हैं। इंडिया इज डेवलपिंग रिलेशन विद वियतनाम। 11.12 बिलियन के आसपास का हमारा अभी जो है एक साल का एनुअली ट्रेड है, एनुअल जो ट्रेड हो रहा है तकरीबन 12 बिलियन के आसपास हमारा बढ़ा है वियतनाम के साथ। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वियतनाम के साथ रिलेशंस बढ़ रहे हैं लगातार। वियतनाम है डिमांड कर रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ मिसाइल्स, आकाश और आपकी जो अग्नि मिसाइल्स है, ब्रह्मोस मिसाइल है, इनकी मांग करता रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल तो देने की भारत ने बात भी की है, ताकि अपने साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस को वियतनाम मजबूत कर पाए, ठीक है। तो हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं इन देशों के साथ भी। देन सबांग रीजन में हम डीप सी पोर्ट बना रहे हैं। चांगी रीजन में हम जो है पोर्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं। तो मलक्का स्टेट में भी हमारी प्रेजेंस स्ट्रेंथन हुई है, ठीक है। इसके अलावा अजम्पशन सेशल्स में अजम्पशन आइलैंड्स हम बिल्ड कर रहे हैं, वहां पर भारत का लगातार इन्वेस्टमेंट है, पोर्ट्स हम बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं थ्रू दिस डायमंड ऑफ नेकलेस स्ट्रेटेजी भारत जो है इनसर्कल करने में कामयाब तो हुआ है, बट स्टिल वी नीड टू गो लॉन्ग वे ऑफ। अभी शायद उतना इफेक्टिवली जो है जिस तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इफेक्टिव रहा है, शायद डायमंड ऑफ नेकलेस को उतना स्ट्रेंथन होने में समय लगेगा। तो ये तो हमने बात की डायमंड ऑफ नेकलेस की। इसके बाद है मिल्क टी अलायंस। नाउ ये भी एक सोशल मीडिया पे ये टर्म शुरू हुई थी और बाद में बहुत ज्यादा पॉपुलर ये हो गई है। स्पेशली देखिए साउथ चाइना सी में जितने भी सराउंडिंग नेशंस हैं, आप देख सकते हैं ये आपका साउथ चाइना सी है, ठीक है, ये साउथ चाइना सी, और जितने भी आपके फिलीपाइंस है, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, आपके इंडोनेशिया, इन सभी के साथ संबंध जो है चाइना के बहुत अच्छे नहीं है, बिकॉज चाइना 90% के आसपास साउथ चाइना सी के रीजन को क्लेम करता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या है कि इन सभी देशों को एक दिशा मिलेगी, हमें सॉलिडारिटी रखनी पड़ेगी, एंड दे वर आल्सो लुकिंग फॉर अ बिग नेशन लाइक इंडिया
टू बी द पार्ट, और वो भी उनको जो है सहयोग करे, जो कि भारत को करना चाहिए। और इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की गई है इंटरनेशनली, जो सोशल मीडिया के माध्यम से स्टार्ट हुई, जिसका नाम था मिल्क टी अलायंस। इसका यह मतलब है कि चाइना में जो है, जो लोग चाय पीते हैं उसमें वो दूध नहीं मिलाते हैं, तो ये जितने भी देश हैं जनरली इनमें जो चाय पी जाती है इनमें दूध मिलाया जाता है। तो इनमें एक सॉलिडारिटी रहनी चाहिए, सो दैट हम ना सिर्फ सिंगल नेशन का, सभी देशों के नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर रहे इस पूरे रीजन में, ना सिर्फ इंडोनेशियन रीजन में बट साउथ चाइना सी में भी जो है संबंध जो है बेहतर रहे और एक सॉलिडेरिटी रिलेशंस में बनी रहे। अब यहां पर ही इंडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज एक लीडिंग नेशन, एक पावरफुल नेशन है इफ वी कंपेयर विद दिस ऑल साउथ ईस्ट नेशंस। और ये इस प्रकार के मिल्क टी अलायंस की तरह अगर हम संबंध बेहतर बनाते हैं तो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन मिलेगी, बेस मिलेगा, एशियान में हमारे संबंध भी बेहतर होंगे, एंड दैट विल आल्सो काउंटर चाइनाज इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसके अलावा बात करें, सो इंडियाज डबल फिश हुक स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू काउंटर चाइनाज, नॉट ओनली चाइनाज इंटरेस्ट बट आल्सो द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ इंडिया विद दीज ऑल आइलैंड नेशंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, तो क्या कुछ है इसको भी समझते हैं। तो देखिए, ये डबल हुक आपका है, कुछ हुक की फॉर्मेशन बड़ा है, इसे कहा जाता है आपके वेस्टर्न हुक और इसे कहा जाता है ईस्टर्न हुक। ठीक है, तो ये कुछ है। सबसे पहले हम देखेंगे आपका ओमान में डोकाम का जो क्षेत्र है, यहां पर इंडिया डीप सी पोर्ट बिल्ड कर रहा है, एक लिटिल इंडिया करके यहां पर एक सिटी बिल्ड कर रहे हैं जहां पर इंडियन कम्युनिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, टू एक्सपेंड द ट्रेड, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए जो है ये स्टांस लिए जा रहे हैं। इसके बाद हम बात कर सकते हैं भाई यहां पर आप फ्रेंच टेरिटरीज में देखिए, रीयूनियन आइलैंड में हमारी प्रेजेंस बड़ी है, यहां पर हम पोर्ट्स बना रहे हैं, यहां पर डिमांड कर रहे हैं भाई हमें मिलिट्री बेसिस मिल जाए। इसके अलावा सेशल्स में हमने जो है अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है। देन मॉरिशस में हमारी प्रेजेंस बड़ी है। देन अगेन डायगो गर्शिया, सो डायगो गर्शिया जो कि एक आपका एक ब्रिटेन का, ये बेसिकली यूके का कंट्रोल इस आइलैंड पे रहा है एंड यूएस हैव मिलिट्री बेसिस हियर। सो इंडिया भी यहां पर पोर्ट कन्विंस कर रहा है कि भाई यहां पर आने वाले समय में हमें पोर्ट्स एटलीस्ट बनाने दिए जाएं फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ताकि हम अपने रिलेशंस को सभी नेशंस के साथ और स्ट्रेंथन कर पाए। ये तो हमने बात कर ली भाई वेस्टर्न हुक की। नाउ ईस्टर्न हुक, सो अंडमान निकोबार में इंडिया अपने नेवल बेसिस सेट कर चुका है ताकि किसी भी प्रकार के जो आपकी बढ़ती हुई चाइनीज एक्सपेंशन है इस रीजन में उसको काउंटर किया जा सके। मैं इसका रीजन बताता हूं। देखिए, अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, गलवान वैली इशू हुआ, काफी ज्यादा हीट हुई, ऐसा लगा कि अब शायद वॉर हो जाएगा। उससे पहले डोकलाम इशू हुआ था 2016-17 में, तभी भी ऐसा लग रहा था शायद फिर चाइना और आपके इंडिया के बीच, भारत के बीच वॉर हो जाएगा, लेकिन फर्दर ऐसा कुछ हुआ नहीं और चाइना कहीं ना कहीं रुक गया। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। इसका कारण है आपका मलक्का डिलेमा। ठीक है, जो मैं फर्दर आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, इन डिटेल कि क्या मलक्का डिलेमा है, वहां पे क्या भारत की पॉलिसी है। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अंडमान में अपने नेवल बेसेस हैं, सबांग में एक डी सी पोर्ट इंडिया बिल्ड कर रहा है, कुकूज आइलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है, वहां पर हम पोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं लंबे समय से। तो कह सकते हैं इस पूरे रीजन में भी इंडिया काफी एक्टिव है। हालांकि जितना ये हमें दिख रहा है ग्रासरूट लेवल पे इतना एक्टिवेशन अभी नहीं हुआ है। स्टिल वी नीड टू गो लॉन्ग वे ऑफ इन दिस रिगार्ड, बट कह सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि इंडिया अभी कोई प्लान नहीं बना रहा है, इंडिया के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है टू काउंटर चाइना अपने इकोनॉमिक एक्सपेंशन को और अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी के कंसर्न में। हम सभी देशों, जो भी आइलैंड नेशंस हैं, उनमें लगातार अपने संबंधों को बेहतर किए भी हैं और कर भी रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मलक्का। तो स्टेट ऑफ मलक्का के कंटेक्स्ट में बात कर रहा था। तो सबसे पहला है कि भाई अंडमान में हमने अपने क्या है नेवल बेसिस बनाए। तो जो मैं स्टेट ऑफ मलक्का के कंटेक्स्ट में बात कर रहा था, देखिए हुआ क्या है, चाइना का जो भी ट्रेड आपका इंडियन ओशन से गुजरता है वो गुजरता है प्राइमरली हेनान प्रोविंस से होते हुए स्टेट ऑफ मलक्का से। लेकिन यहां पर आ जाते हैं भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड, जहां पर हमने क्या बना लिए हैं अपने नेवल बेसिस बना लिए। साथ ही साथ सबांग में हम डीप सी पोर्ट बना रहे हैं। छांगी में हम सिंगापुर में हमें एरिया मिला है जहां पर हम पोर्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं। सो लगातार इंडिया की प्रेजेंस इस रूट में बढ़ रही है।
तकरीबन 25% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है पासिस थ्रू फ्रॉम स्टेट ऑफ मलक्का, और ये रूट कहीं ना कहीं चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डायरेक्टली वॉर में, किसी और प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन में डायरेक्टली घुसना नहीं चाहता चाइना भी भारत के खिलाफ, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो भारत इस रूट को कल को बंद कर सकता है। ठीक है, तो अगर बंद हो गया तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा लॉस इकोनॉमिक चाइना को होगा। तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो हैं, हालांकि इसका सॉल्यूशन अभी चाइना ने निकाल लिया है, डायरेक्टली चैडुंग प्रोविंस से एक रेलवे और रोड कॉरिडोर बना दिया भाई, सीधा वो निकलता है आपके यंगून म्यांमार में। ठीक है, सो इसके अलावा डीप सी पोर्ट सबांग में हम बिल्ड कर रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नाउ पर्शियन गल्फ में इंडिया की क्या प्रेजेंस है उसको समझते हैं, इन देशों के साथ हमारे संबंध क्या है। सबसे पहला इंडिया और यूएई के रिलेशंस पर आते हैं। ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो अभी ठीक है 1972 में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड हो गए थे यूएई के साथ, और 180 मिलियन के आसपास उस टाइम हमारी जो थे बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस थे, जो कि बढ़कर अभी हो गया है तकरीबन 60 बिलियन के आसपास हमारे ट्रेड रिलेशंस हो गए हैं। तकरीबन 3 मिलियन के आसपास इंडियन डायस्पोरा रिजाइड इन यूएई। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना सिर्फ यूएई की इकोनॉमी को बूस्ट करने में, बट भारत में भी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हमारे रिलेशंस यूएई के साथ बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा डेजर्ट ईगल सेकंड नामक अभी रिसेंटली ही 10 डेज का एक एयर जो है एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराई गई थी दोनों ही देशों के बीच। तो डिफेंस रिलेशंस भी हमारे कहीं ना कहीं बन रहे हैं, हमारी प्रेजेंस पर्शियन गल्फ में यूएई की वजह से मजबूत हो रही है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं भाई इंडिया और ओमान के संबंधों को बायलैटरल एक्सरसाइज के कंटेक्स्ट में समझेंगे। सो दोनों देशों के बीच बायलैटरल एक्सरसाइजेस हुए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे अल नहाज कहा गया, ईस्टर्न ब्रिज जो कि आपकी एयरफोर्स आपकी एक्सरसाइज थी दोनों देशों के बीच, एंड नसीम अल बहार जो कि आपकी एक नेवल बेस्ड बायलैटरल एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो इस प्रकार की हमारी इन्वॉल्वमेंट ओमान के साथ भी बड़ी है। गल्फ ऑफ ओमान में ही डोकाम पोर्ट को हम बिल्ड कर रहे हैं। डोकाम पोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इसके अलावा एयर बबल्स दोनों देशों ने एग्री किया, स्पेशली 2019 में जब कोविड का समय हुआ है, प्रॉब्लम बढ़ी है। सो भारत ने बहुत ज्यादा मेडिकल जो है जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए, मेडिसिन ओमान को टाइमली प्रोवाइड कराई, और इसके लिए एक एयर बबल मतलब एक एयर कॉरिडोर बनाया गया ताकि ट्रेड, टूरिज्म और किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में आसानी से जो है एयरवेज जो है वो कनेक्ट रह सकें, सेफ एयरवेज कनेक्ट रह सकें। ठीक है, सो इस प्रकार के बायलैटरल जो है रिलेशंस को हमारी पर्शियन गल्फ में हमारी प्रेजेंस को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा डोकाम पोर्ट जो है जो कि एक डीप सी पोर्ट है, भारत के लिए इसकी प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक लिटिल इंडिया नाम की यहां पे हम सिटी भी बिल्ड कर रहे हैं ताकि जो इंडियन डायस्पोरा है वो यहां पे रिजाइड करेगा। टूरिज्म को प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भारत के नजरिए से देखें तो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टांस हम देख सकते हैं भाई पर्शियन गल्फ में इंडिया की तरफ से लिए गए हैं, और ये ना सिर्फ इंडिया की प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा सऊदी अरेबिया के साथ हमारे संबंध काफी बेटर हैं। ठीक है, यूएई के साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि भाई हम भी यूएई भी कुछ पोर्ट्स बनाने की भारत को इजाजत दे, तो मिडिल ईस्टर्न रिलेशंस हमारे इससे काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे। और जो आपकी चाइना की वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है जो यहां पे प्रेजेंस बढ़ रही है उसको भी ये काउंटर करेगा। ठीक है, तो ये कुछ है स्टूडेंट, आई होप कि अच्छे से आपको समझ आया हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये कुछ इंडियन ओशन रीजन के कंटेक्स्ट में इंडिया की स्ट्रेटेजी है टू काउंटर चाइना, अपने ट्रेड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए और मैरीटाइम सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।